तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और कल हमने बहुत सारे बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट थे और जो टर्मिनोलॉजी थी अकाउंटिंग की उसको समझा था। आज उसी ऑर्डर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम समझना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहां पर एक शॉप दिख रही है, राइट। जैसा हमने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था कि एक कोई बंदा है, अकेला है और इसको जो है एक बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट। ये जो बंदा है जो अकेला बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इस बिजनेस के मॉडल को कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि किसी एक ही बंदे की दुकान है, एक ही बंदे का बिजनेस है, जो कुछ भी उससे लॉस प्रॉफिट होगा वो सब उसी एक बंदे की पॉकेट में जाएगा। आप अपने घर के बाहर निकलो, मार्केट में जाओ और जो आपको सारी शॉप्स नजर आ रही है ना, वो सारी शॉप्स ऑलमोस्ट जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ही एग्जांपल है। और हमें उन लोगों की अकाउंटिंग कैसे करनी है, उन लोगों का बिजनेस किस तरीके से चलता है, ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे होते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग ही हम इस 11th क्लास में सीखने वाले हैं। तो यहां हम बात कर रहे हैं कि देखिए, जब हमने कल एक काम किया कि हमने अपना बिजनेस पूरा सेट कर लिया, हमने जमीन परचेज कर ली, लैंड परचेज कर ली, बिल्डिंग बना ली, उसके ऊपर फर्नीचर डाल दिया। अब हमें दुकान में माल चाहिए। जब तक आप परचेज नहीं करोगे बेचोगे क्या? करेक्ट बात है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बंदे ने क्या किया, मान लो दुकान पूरी खाली है और इसमें इसको माल भरना है, इसमें इसको स्टॉक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको परचेज करना पड़ेगा। अब जिस बंदे से हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, मान लीजिए ये जो सेठ जी यहां पर दिख रहे हैं आपको, हम इससे गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो हम यानी हम मतलब बिजनेस, मैं जब भी कहूंगा मैं यानी हम, तो मतलब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। मैं बिजनेसमैन की बात तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि कल मैंने समझाया था आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें बिजनेस से मतलब है, बिजनेसमैन से नहीं है। तो जब बिजनेस जो है वो किसी बंदे से गुड्स परचेज करता है, माल परचेज करता है, तो इस बंदे को हम कहते हैं सप्लायर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सप्लायर। इसे हम सप्लायर कहते हैं क्योंकि हमको गुड्स सप्लाई करेगा। डन है। और जिस बंदे को हम सेल करते हैं उसे कस्टमर कहते हैं, जो हम अभी सीखेंगे। तो ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा सप्लायर हो गया। आगे बात करते हैं। जो हम गुड्स को परचेज करेंगे, गुड्स मतलब माल, स्टॉक जो आप दुकान में डालने वाले हो, हम बात कर रहे हैं यहां पे मोबाइल शॉप की। तो मोबाइल्स परचेज करना, मोबाइल जो है वो हमारे लिए स्टॉक बन जाएगा और उसको गुड्स का हम लोग कहेंगे। मैं गुड्स कहूं, स्टॉक कहूं, माल कहूं, एक ही बात है, वो सबका मतलब एक ही होता है। तो जब हम लोग यहां पर परचेज करेंगे ना, तो परचेज यहां पर हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहली परचेज हम कैसे कर सकते हैं, जो सेठ जी है इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम परचेज करेंगे। कैसे परचेज करेंगे, हम कहेंगे कि हमको जो है वो 50,000 रुपीज का माल परचेज करना है, गुड्स परचेज करनी है। लाओ माल दो, 50,000 रुपीज का स्टॉक हमको दो, और उसके बदले हमने उसको 50,000 रुपीज कैश दे दिए, या फिर हमने उसको पेटीएम करो, पेटीएम कर दिया, या फिर हमने उसका ऑनलाइन ट्रांसफर उसके अकाउंट में पैसा हम लोग कर देंगे। ये तरीका नंबर पहला हो गया। जो हमारा सप्लायर है, जो हमारा सप्लायर है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो गुड्स परचेज करेंगे वो हम कैश में परचेज करेंगे। अभी कैश बोलो कि बैंक बोलो, एक ही बात है। कैश और बैंक को मिलाकर मैं कैश ही आपको कहने वाला हूं, ठीक है। तरीका नंबर फर्स्ट ये हो गया। तरीका नंबर दूसरा ये हो सकता है कि हम इसको ये बोले कि भाई साहब अभी तो आप माल रख जाओ, पेमेंट जो है वो हम आपको 1 महीने बाद करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसे कहते हैं ऑन क्रेडिट, यानी हमने उसको हाथों हाथ हैंड टू हैंड पेमेंट तो नहीं किया, और हमने इसको बोला कि भाई साहब हम जो आपको पेमेंट करेंगे वो करेंगे आफ्टर 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ का मतलब कोई फिक्स नहीं है, 1 मंथ है। हम कल कर देंगे, हम 1 हफ्ते के बाद कर देंगे, हम आफ्टर 10 डेज कर देंगे, आफ्टर 20 डेज कर देंगे। कुल मिला के बात है, जब आपने गुड्स परचेज किया उस समय आपने उसको पेमेंट नहीं किया, और बाद में कभी उसको पेमेंट करोगे तो उसको बोलता है गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। यानी जो आपने माल परचेज किया है, ये माल आपने क्रेडिट पे परचेज किया है। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ गया, राइट। तो हम गुड्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, या तो हम कैश में परचेज करेंगे या फिर हम इसको क्रेडिट पे परचेज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। देखो हमने गुड्स परचेज तो कर लिया, ठीक है, दुकान में माल भी आ गया। अब हमारे पास में कस्टमर्स आएंगे दुकान के ऊपर। तो जो बंदे को हम लोग सेल करते हैं, माल बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, देखो ये आपकी कस्टमर हो गई। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कस्टमर।
कस्टमर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कष्ट खा खा के मरता है, इसलिए इसको कस्टमर कहते हैं, नॉट कस्टमर, कस्टमर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हम जिस बंदे से माल परचेज करेंगे उसे सप्लायर कहेंगे, और हम जिस बंदे को माल बेचेंगे उसे हम अपना कस्टमर कहेंगे। तो यहां पर सेल्स और परचेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम सेल्स की बात करते हैं। सेल्स भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसा हम परचेज भी दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हम सेल्स भी यहां पर दो तरीके से कर सकते हैं। तरीका नंबर पहला, कि जो कस्टमर हमारे पास में आया, हमने उसको फोन दिया, मोबाइल शॉप मतलब हमारी मोबाइल की शॉप है, तो मोबाइल फोन हम लोग बेच रहे हैं, तो हमने उसको 10,000 रुपए का फोन बेचा, उसने हाथों या तो मुझे कैश दे दिया या फिर उसने क्यूआर कोड से मुझे पेमेंट कर दिया, राइट। तो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो यहां पर जो हमने सेल की है ना, वो कैश में सेल की है, सेल इन कैश हमने यहां पर किया है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम जो है, ये है हमारा कस्टमर अब की बार, और तरीका दूसरा ये हो सकता है कि मान लो जो कस्टमर है उसको हम जानते हैं। मान लीजिए मेरी शॉप है और आप मेरे पास में आए कुमकुम, और आप, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, ठीक है। आपने कहा सर ये फोन मुझे चाहिए, मैंने आपको फोन कहा 10,000 रुपए का फोन है, आपने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पर्स लाना भूल गए, मोबाइल लाना भूल गए अपना, और आपने कहा सर मैं फोन लेके चल जाती हूँ आज, और मैं पेमेंट आपको परसों कर दूंगी, पेमेंट मैं आपको एक हफ्ते के बाद कर दूंगी। मुझे लगा ठीक है, अच्छी बच्ची है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है एक हफ्ते बाद में पेमेंट कर देना। तो सेल तो हो गई, लेकिन मेरे पास कैश आया क्या? कैश नहीं आया मेरे पास में। तो कैश जो है मेरे पास कब आएगा? आज तो नहीं आया। जिस दिन आपने सेल की उस दिन तो कैश आया ही नहीं, कैश तो बाद में आएगा। तो इसे बोलेंगे सेल ऑन क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट। अब यहां पर दो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, जिसको हमने गुड्स सेल की है कैश में, बंदा हमारे पास में आया, उसने माल लिया, उसने मुझे पेमेंट दिया, बात खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, क्या मुझे उससे कोई भी मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है भाई, मैंने उसको गुड्स दी, माल दिया, उसने मुझे पेमेंट किया, बात खत्म हो गई। अब मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जब भी कैश ट्रांजैक्शन होगा तो हमें कस्टमर से कोई मतलब नहीं है, याद रखना। अकाउंटिंग हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर जिसको मैंने क्रेडिट पे माल बेचा है, उधार माल बेचा है, तो बोलो मुझे याद रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा कि किसको माल बेचा है? याद तो रखना पड़ेगा ना, कि इसको, मान लो इसका नाम रानू है, चलो ये लो, नाम है इसका रानू, कलर चेंज करते हैं एक बार, नाम है इसका रानू, एक बार एग्जांपल लेके चलते हैं। अब रानू को जो है हमने कहा ठीक है ये काम करना, 7 डेज के बाद आप मुझे पेमेंट कर देना। ठीक है, बात समझ में आ गई, 7 डेज का पेमेंट कर देंगे, क्लियर है। पर बात यह है कि अब मुझे रानू का नाम याद रखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग टर्म को समझो। अब जिस बंदे को हम उधार माल बेचते हैं, द पर्सन whom we sell goods on credit, इस बंदे को हम कहते हैं यहां पे डेटर। ये जो हमारा कस्टमर है ना, जिसको हमने उधार माल बेचा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेटर कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और थोड़ा चलते हैं पीछे, और पीछे मैंने आपको एक बात कही थी कि जो गुड्स आपने परचेज की थी, जो गुड्स आपने परचेज की थी वो भी आपने दो तरीके से परचेज की थी। एक तो कैश में, जब जब कैश में कुछ भी होगा हमें कोई मतलब नहीं, उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी उधार में होगा, तो जिस बंदे से आपने उधार परचेज किया था उसे कहेंगे क्रेडिटर। ठीक है, तो जिस बंदे से हम गुड्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे, उस बंदे को कहेंगे क्रेडिटर, यानी वो मुझसे पैसा मांगता है। और जिस बंदे को हमने गुड्स सेल की है ऑन क्रेडिट, तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे? उसको हम डेटर कहेंगे। इतना क्लियर आई बिलीव आपको हो गया होगा, राइट। आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, ताकि जो है आपके रिएक्शंस मेरे को दिख जाए। आगे चलते हैं। ये पूरा समझा दिया मैंने आपको, इसमें कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया इतना? परफेक्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब जो क्रेडिट हमने किया है, अब देखो सोच कर देखना, जिस बंदे को आपने उधार माल दिया, जिसको आपने गुड्स सेल किया क्रेडिट के ऊपर, तो वहां पे क्या क्या हो सकता है देखिएगा ध्यान से। आप, मैंने मान लो मैंने आप ही गुड्स सेल की और आपने कहा सर मैं 7 डेज में पेमेंट कर दूंगी,
तो दो बातें हो सकती है। पहली बात तो ये हो सकती है पेमेंट ऑन टाइम। क्या हो सकती है? पेमेंट ऑन टाइम। आप 7 डेज के बाद में आप मेरे पास आओ और आप मुझे पेमेंट कर दो। ये तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई? अच्छी बात हुई। तो जब आप मुझे पेमेंट कर दोगे तो बात खत्म हो गई। अब मेरा आपसे कोई संबंध बचा ही नहीं। मैं तो आपका नाम तब तक याद रखूंगा जब तक कि आप मुझे पेमेंट नहीं कर देते। जिस दिन आपने मुझे पेमेंट कर दिया, क्या मुझे उसके बाद आपका नाम याद रखने की जरूरत है क्या? कि मुझे कुमकुम से 10,000 रुपए लेने हैं, 10,000 लेने हैं। अरे भाई ले चुके हो ना, बात खत्म हो गई ना। ठीक है। तो अगर आपने मुझे पेमेंट टाइम पर कर दिया, अगर आपने मुझे पेमेंट टाइम पे कर दिया, तो मुझे कस्टमर को याद रखने की जरूरत नहीं है। कस्टमर का नाम मैं अपने रिकॉर्ड से काट दूंगा। अब जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं ये सब अकाउंटिंग में वैसा वैसा ही होता है। तो वो लैंग्वेज मैं पहले आपको समझा रहा हूं, और फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे रूल्स के अकॉर्डिंग सिखा दूंगा। ठीक है। सेकंड तरीका मेरे पास में ये हो सकता है कि आप मुझे पेमेंट टाइम पर करो ही ना। भाई दो ही सिचुएशन बन सकती है ना। पहले तो क्या बनेगी सिचुएशन कि आपने मुझे पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई, हिसाब किताब सही हो गया अपने बीच में, कोई व्यवहार खराब नहीं हुआ अपना। पर सेकंड तो ये हो सकता है कि आप मुझे पेमेंट ही ना करो। मैंने आपको कॉल किया कि कुमकुम पेमेंट करो यार, 7 दिन हो गए। आपने कहा सर कल कर दूंगी। मैंने कल कॉल किया, आपने कहा कल कर दूंगी। मैं थोड़ा चिल्लाया कि यार ये क्या लगा रखा है आपने, मतलब आपने 7 दिन की बात कर, 10 दिन हो गए, आज पेमेंट किया ही नहीं आपने। तो आपने कहा सर मैं आपका पेमेंट नहीं दूंगी, अब जो करना कर लो। ठीक है। आपने बोला सर मैं पेमेंट नहीं दूंगी आपको, आपको जो करना कर लो। अब बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं सिंपल लैंग्वेज में, क्या मेरा पैसा खा गए? कह सकता हूं क्या? अगर आप मेरा पैसा खा गए तो इसे अकाउंटिंग में कहते हैं बैड डेट्स। क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। तो जब कोई बंदा, जब कोई कस्टमर जिसको आपने उधार सेल की थी, क्रेडिट पे सेल की थी, और जब वो आपका पैसा खा जाए ना, तो उस बंदे को हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। अभी तक आप मेरे क्या थे? समझाता हूं, वापस देखिएगा। अभी तक आप मेरे क्या थे? अभी तक आप मेरे डेटर थे। क्या थे? डेटर थे। मुझे उम्मीद थी कि यहां से मुझे पैसा मिल जाएगा। अब आपने साफ साफ हाथ खड़े कर, अब मैं पेमेंट नहीं दूंगी आपको, सीधी सी बात ही है। तो अब आप क्या बन जाओगे? अब आप मेरे बेड डेट्स बन जाओगे, मेरा लॉस है अपने आप में। अब देखो 10,000 रुपए मेरे पास आने थे, अब आएंगे क्या? अब तो नहीं आएंगे 10,000 रुपए। जब 10,000 रुपए मेरे पास नहीं आएंगे तो बोले मेरा लॉस है कि नहीं है? यस। तो जो बेड डेट्स होता है ये मेरा क्या होता है? ये मेरा लॉस होता है। ये आपको समझ में आया? ठीक है, डन। ओके। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आई बिलीव आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट पे सेल किया तो क्या हुआ, पेमेंट आया तो क्या हुआ, और पेमेंट नहीं आया तो क्या हुआ। ओके। आगे चलते हैं। आपका कैमरा ऑफ हो गया सो आई कांट सी यू। अब जो चीज मैं सिखा रहा हूं आपको वो आप लाइव रहो मेरे सामने, क्योंकि ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ना कुमकुम, ये चीज आपके स्कूल में चलेगी 15 डेज तक कम से कम, इसी चीज के ऊपर, और समझ में आपको 0% आएगा। ठीक है। ये अकाउंट्स की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ अकाउंट सिखा रहा हूं भी आपको मैं। और अभी आपको ये अगले 10 से 15 मिनट में सिखा दूंगा मैं। और अगर आपको ये समझ में आ गया ना, 60% प्लस अकाउंटिंग खत्म हो गई, ये मान के चलना। और इसका एहसास, इसका रियलाइजेशन आपको कुछ वक्त के बाद में हो जाएगा, सर वाकई में फर्क दिख रहा है, बाकी स्टूडेंट में और मुझ में फर्क दिख रहा है मुझे। ठीक है। तो समझाता हूं। अब मैंने यहां पे एक फ्रेम लगाया है आपके सामने, ये गेम एक्चुअल में 2 टीमें खेल रही है। ठीक है ना। तो हम भी अकाउंट्स में अकाउंट्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग गेम ही खेलेंगे अकाउंट्स में। और अगर अकाउंट्स में गेम खेल लिया अगर आपने सही तरीके से, तो वाकई में अकाउंट्स मजाक हो जाएगी आपके लिए। अकाउंट्स यू करोगे उंगलियों पे, आप फिंगर टिप पे आपके अकाउंट से जाएगी। सो वी आर लेट्स प्ले अ गेम। लेट्स प्ले अ गेम। जब आप गेम खेलते हो तो उसमें कम से कम 2 टीम्स होती है कि नहीं होती? बताओ। 2 टीम्स होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो जब 2 टीम्स होती है तो हमें भी यहां पे 2 टीम बनानी पड़ेगी नहीं बनानी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी यहां पर भी। चलो तो टीम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम टीम बनाते हैं, और हमारी जो पहली टीम है उस टीम का नाम है टीम ए। ये अकाउंट्स में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, दिस इज योर टीम ए। ओके। और इसके बाद दूसरी है टीम बी। हमने 2 टीम बना ली अपनी, टीम ए और टीम बी बना ली। ठीक है। टीम तो बना ली पर टीम में प्लेयर तो है ही नहीं। प्लेयर्स तो लाने पड़ेंगे टीम के अंदर, तो लाने पड़ेंगे ना, वरना गेम कैसे खेलोगे आप? है गेम कैसे खेलोगे बताओ आप? गेम तो खेल ही नहीं सकते।
अब प्लेयर, हमारे अकाउंट्स में कितने प्लेयर है समझाता हूं। हमारी अकाउंट्स में टोटल मिला के 6 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 प्लेयर्स होते हैं। और इन पूरे 6 प्लेयर्स के दम पर ही पूरी अकाउंट्स चलती है। 11th क्लास की नहीं, 12th क्लास की नहीं, बीकॉम की नहीं, बीबीए की नहीं, एमबीए की नहीं, सीए की नहीं, सीएस की नहीं, सबकी। आप 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, बीकॉम पढ़ो, बीबीए पढ़ो, बीसीए पढ़ो, एमबीए पढ़ो, सीए पढ़ो, सीएस पढ़ो, सीएफए करो, कोई सा भी। अगर आप कॉमर्स में अगर अकाउंटिंग की बात होगी तो उसमें 6 प्लेयर्स ही होंगे। चाहे आप एक सड़क की दुकान वाली जो है, रोड पे दुकान जो है, उसकी अकाउंटिंग करो, चाहे मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी की भी अकाउंटिंग करोगे तो भी 6 प्लेयर ही मिलेंगे आपको। तो टीम 2 बनाइए मैंने, प्लेयर कितने? 6। तो क्या करने पड़ेंगे? 3 प्लेयर्स टीम ए में आ जाएंगे और 3 प्लेयर्स कहां जाएंगे? टीम बी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं टीम ए में कौन कौन से प्लेयर मेरे पास में आ रहे हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। तो 2 डिवाइड मैंने कर दिया इसको, देखिएगा। आई पी एल, ये तो आईपीएल आ गया। टीम ए के अंदर हमारा जो 3 प्लेयर, उसका नाम है आईपीएल। ये नाम सुना आपने आईपीएल का कभी? सुना आईपीएल? इंडियन प्रीमियर लीग, ये सुना है? रॉन्ग। आईपीएल का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं होता। आईपीएल का मतलब अकाउंट्स में होता है, आई का मतलब होता है इनकम। क्या होता है? आई फॉर इनकम, पी फॉर क्या होता है? प्रॉफिट, और एल का मतलब होता है यहां पर लाइबिलिटीज। बात समझ में आ गई? तो टीम ए में 3 प्लेयर है, कौन कौन से? आईपीएल, याद हो जाएगा क्या? तो आई का मतलब क्या है? इनकम, पी का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स, और एल का मतलब क्या है? लाइबिलिटीज। ये टीम ए बन गई पूरी। क्लियर है इतना? ओके। अब टीम बी हम लोग बनाते हैं, और टीम बी में 3 प्लेयर है, उसका नाम है ईला। ईला मतलब ELA, ऐसे याद कर लो, ELA, ईला। टीम ए में आईपीएल है और टीम बी के अंदर कौन है? ईला है। सर ये ई का मतलब क्या है? तो ई का मतलब है एक्सपेंसेस। एल का मतलब क्या है? लॉसेस, जो आपके लॉस आपको होंगे बिजनेस के अंदर, वो है ये। और ए का मतलब क्या है? कल सीख चुके हैं, एसेट्स इसका मतलब होता है। राइट। तो हमारे पास में 2 टीम बन गई। टीम ए हमारे पास में हो गई आईपीएल की, और टीम बी हमारे पास में हो गई ईला की। आईपीएल मतलब आई फॉर इनकम, पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर लाइबिलिटीज। ये टीम ए में आएंगे। ये हमारा पहला टास्क हो गया, ये हमारा स्टेप 1। इसको कह लो दिस इज आवर स्टेप 1। जब पहले ये पता होना चाहिए टीम में कि टीम कितनी है। तो 2 टीम है, और 2 टीमों में टीम ए में जो है वो आईपीएल है, यानी इनकम, प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज। और टीम बी में जो है वो ईला है, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स। इतना क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। स्टेप 1 खत्म हो गया। अब स्टेप 2 करेंगे और अकाउंट समझ में आ जाएगी फिर। और इसको कर लिया ना, मैं आपको एक बात बोलता हूं कि इसके बाहर मुझे अकाउंट्स आती ही नहीं है। बस मुझे इतनी सी अकाउंट्स आती है सिर्फ। पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद अकाउंट्स है ही नहीं। ये सबसे शॉर्ट फॉर्मेट बनाया है मैंने अकाउंटिंग का, आप ये समझिए। आइए, तो स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की ओर। ओके, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टीम ए की बात करूंगा मैं यहां पर। ओके, टीम ए में 2 चीजें होंगी। 2 चीजें होंगी। या तो टीम ए का जो टीम ए में क्या क्या आता है? आईपीएल। क्या क्या आता है? आईपीएल। तो एक बार मैं आपको उसको और एक्सप्लेन करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा बैक चलते हैं। आई मतलब इनकम। तो इनकम का मतलब क्या हुआ वो आपको मैं समझा देता हूं, है ना। आप एक स्कूल में पढ़ते हो, फैक्ट है। आप जो है स्कूल को फीस देते हो पढ़ने की, देते हो कि नहीं देते हो? है ना। तो बोलो वो जो फीस स्कूल के पास आ रही है वो स्कूल की इनकम हुई कि नहीं हुई? इनकम हुई। आपके पापा जॉब करते हैं, तो वहां से जो महीने के एंड में पापा को सैलरी मिलती है, वो पापा की इनकम हुई कि नहीं हुई? हुई ना। लेकिन इसका उल्टा करो एक बार। उल्टा कैसे सर? कि जो आप फीस स्कूल को देते हो वो तो स्कूल की इनकम है, लेकिन आपका एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ?
हुआ। आपके पापा को जो सैलरी मिल रही है वो आपके पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है कि नहीं है? लेकिन जो पापा को सैलरी दे रहा है, जो उनका एम्प्लॉयर है, वो उसके लिए एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? ये समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक बार के लिए कि अपना बिजनेस, अपनी दुकान है ना, और मान लो हमारी सेल हुई 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज की हमने सेल की, और हमारे पूरे साल भर के, मतलब 1 साल की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यों बात करते हैं 1 साल की वो आपको आगे सिखाऊंगा। हमारे 1 साल में 1 लाख रुपए का हमको इनकम हुई, यानी इतने रुपए की सेल हुई, वो हमारी इनकम है, ठीक है। और उस इनकम को अर्न करने में हमारे एक्सपेंसेस हो गए 60,000 रुपीज के। कितने हो गए? 60,000 के हमारे एक्सपेंसेस हो गए। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पॉकेट में बचे कितने? 40,000 रुपीज बचे, क्योंकि आए कितने थे? 1 लाख रुपीज आए थे, और उसमें से चले कितने गए? 60,000 चले गए एक्सपेंसेस के रूप में, तो बचे कितने? 40,000। ये जो बचा हुआ अमाउंट है ना, ये प्रॉफिट है। बात समझ में आ गई? उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। कैसे? कि साल भर में जो आपने सेल की, जिससे आपकी इनकम हुई 1 लाख रुपए की, और मान लो उसके ऊपर जो है 1,20,000 रुपए खर्चा हो गया आपका। आपका एक्सपेंस कितना हो गया? 1,20,000 रुपीज का आपका एक्सपेंस हो गया। कमाए कितने थे? 1 लाख रुपए, और गए कितने? 120। तो जेब से लग गए हमारे पैसे। तो ये लॉस हुआ कि नहीं हुआ 20,000 रुपीज का? वन 120 का एक्सपेंस हो गया, आए 1 लाख रुपए ही है, तो हमारा लॉस हुआ कि नहीं हुआ 20,000 रुपीज का? यस। तो हमारा 20,000 रुपए का यहां पर लॉस हो गया। ये समझ में आ गया? और ये क्या होती है, कल मैंने आपको खूब समझा दिया, वापस समझाने की जरूरत है ही नहीं मुझे। कि लाइबिलिटीज क्या होती है? जो चीज मेरे पास है लेकिन मेरी नहीं है, और जिसकी है जब वो मांगेगा तो वापस करना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी है। और जो चीज मेरी है, मेरे पास है, जब चाहूं तब तक यूज करूंगा, जैसे चाहूं वैसे ही यूज करूंगा, वो क्या है? एसेट्स है। अब पूरा क्लियर हो गया क्या? अच्छे से हो गया, ओके परफेक्ट। अब हम चलते हैं टीम ए की ओर। अब टीम ए में हमारे पास कौन कौन से प्लेयर है? आईपीएल है कि नहीं बताओ? इनकम, प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज है। अब क्या होगा? कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस में होगा, जो भी लेन देन आपके बिजनेस में होगा, उससे या तो आपका आईपीएल क्या होगा, या तो वो इंक्रीज होगा। क्या होगा? वो इंक्रीज होगा। या तो आपकी इनकम बढ़ेगी, या आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, या आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। सर एग्जांपल देके बताओ ना। तो एग्जांपल लो। आपके पास में आपने पहले 10 लाख रुपए का आईसीआईसीआई बैंक से लोन ले रखा था, ठीक है। अभी आपको थोड़े पैसे की और नीड आ गई, तो आपने 5 लाख रुपए का लोन और ले लिया बैंक से। तो पहले जो आपकी लायबिलिटी कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की थी। अब आपने 5 लाख रुपए का लोन और ले लिया, तो कितने रुपए की हो गई? 15 लाख रुपीज की हो गई। 10 लाख पहले के चुकाने हैं, और 5 लाख ये चुकाने हैं, तो कितने रुपए हो गए? 15 लाख रुपीज हो गई। तो बोला आपकी लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। अच्छा, लास्ट मंथ मान लो मैंने 1 लाख रुपए कमाए थे, और इस साल मैंने 1.5 लाख रुपए, मतलब इस महीने मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए हैं, तो बोलो इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट 2 लाख रुपए का था, इस साल मेरा प्रॉफिट जो 3 लाख का हो गया, तो प्रॉफिट बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। तो जो आपका आईपीएल है, इनकम, प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज, या तो वो क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी, ठीक है। अगर वो बढ़ेंगी, अगर वो इंक्रीज होंगी, तो उसको हमेशा क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्या करना है? हमेशा क्रेडिट करना है, सीआर करना। सर ये क्या होता है? अभी समझाऊंगा आपको मैं। अब इससे भी इतना समझ लो कि जब भी आपका आईपीएल इंक्रीज होगा, तो आपको उसको हमेशा क्रेडिट करना है। लेकिन सर क्या हमेशा इंक्रीज ही होगा? क्या डिक्रीज नहीं हो सकता? क्या नहीं, डिक्रीज भी हो सकता है भाई। बिजनेस है ये, तो डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर मान लो आपका आईपीएल डिक्रीज हो गया, अगर आपका आईपीएल डिक्रीज अगर हो गया, तो आप इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बस इतना सा याद रखना है आपको। अभी समझाऊंगा ये क्या होता है, अब इतना समझ लो। अगर आपका आईपीएल, इनकम, प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होंगे, तो उसको हमेशा क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। लिखा है सीआर, ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं क्रेडिट या डेबिट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डीआर से, सीआर एंड डीआर करके। डीआर कहा मतलब डेबिट है, और सीआर कहा मतलब क्रेडिट है। इतना क्लियर है क्या?
टीम बी की बात करते हैं फटाफट से। टीम बी में भी क्या होगा, 3 प्लेयर है हमारे पास में, ईला करके। ईला बोले तो ई फॉर एक्सपेंसेस, एल फॉर लॉसेस एंड ए फॉर एसेट्स। या तो वो इंक्रीज होंगे या वो डिक्रीज होंगे। अगर वो इंक्रीज होंगे तो इसको हमेशा आपको डेबिट करना है, बस इतना सा फोकस करना है आपको। और अगर ये आपके डिक्रीज हो गए तो इसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, दैट्स इट, बस इतना हमको फोकस करना है। अगर ये जो मैंने पूरा चार्ट बनाया है बोर्ड के ऊपर, अगर ये आपके दिमाग में फिक्स हो गया ना, अकाउंटिंग यूं होगी, चुटकियों में आपकी अकाउंटिंग होगी। इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता अकाउंटिंग को समझने का। अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, ये पूरा समझ में आ गया क्या? अब इस पूरे में सबसे ज्यादा जो चीज आपको परेशान कर रही होगी ना, वो है ये डेबिट और ये क्रेडिट। यही कर रही है ना आपको सबसे परेशान, सर ये क्या नई चीज आ गई। तो देखो, जैसे आप अपने 2 पैरों पर चलते हो ना, अकाउंट्स भी 2 पैरों पर चलती है। और उसके एक पैर का नाम है डेबिट और दूसरे पैर का नाम है क्रेडिट, ये याद रखना। अकाउंट्स इन 2 पैरों पर ही चलेगी। उसके पहले पैर का नाम है डेबिट और दूसरे पैर का नाम है क्रेडिट, ये याद रखना हमेशा। तो सर अब इसका मतलब भी समझा दो कि कैसे चीजें काम करेंगे, तो आओ समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमें किसी भी चीज को लेस करना होता है तो हम उसको माइनस करेंगे ही नहीं करेंगे? करेंगे ना। मान लो मैंने कहा कि 10 रुपीज आपके पास है, उसमें से आपने 2 रुपए खर्च कर दिए, तो क्या करोगे आप, -2 करोगे, इसके आगे बचे कितने, 8 बचे आपके पास, ऐसे ही करोगे ना। ये दिख रहा है क्या आपको? अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है। उस 10 रुपीज में से आपके 2 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आपके बचे कितने पॉकेट में, 8 रुपीज बचे आपके पास में। यही करोगे ना। आपके पास में 100 रुपए पॉकेट में पड़े हैं, मार्केट में आप गए और आपने 20 रुपए की कचौरी खा ली। अब बचे कितने पैसे आपके पास में, 80 रुपीज बचे ना आपके पास में, 80 बचे ना आपके पास पैसा। तो आपने 20 रुपीज लेस करोगे उसको, यहां पे बचे कितने, 80 रुपीज बचे। तो आपने क्या किया, उसको माइनस किया आपने इसको। और मैं कहूं कि आपका 100 रुपए थे, पापा ने आपको 50 रुपए और दे दिए, तो अब कितने रुपए हो गए आपके पास भी, इसको प्लस करोगे तो आपके पास कितने हो गए, 150 हो गए। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या कुमकुम? ओके। अकाउंटिंग के अंदर हम माइनस प्लस नहीं करते। अकाउंटिंग में हम माइनस प्लस को डेबिट और क्रेडिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखना। अकाउंटिंग में हम लोग प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेबिट और क्रेडिट से करते हैं, ये याद रखना। सर डेबिट का मतलब क्या है, इसका मतलब प्लस भी है, इसका मतलब माइनस भी है, ये याद रखना। और इसका मतलब भी प्लस भी और माइनस भी है। इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये समझ में आ गया मेन जो समझे मैंने आपको चीज यहां पर। अब इसको ध्यान से देखना आप, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको। मैं इसको बैक करता हूं, देखो ध्यान से। जब मैंने कहा देखो, जो आपकी टीम ए है, जो आपकी टीम ए है, ये हम इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये याद रखना। जो आपकी टीम ए है, ये सब कुछ अभी आपको बहुत आसान लगेगा, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्वेश्चन कराना आपको स्टार्ट करूंगा, आपके लिए 1-2 क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जो टीम ए है वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। और टीम बी जो है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा डेबिट होती है, याद रखना। टीम ए हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, और टीम बी हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो जब जब आपकी टीम ए इंक्रीज होगी, आईपीएल जब जब इंक्रीज होगा, तो उसको हमेशा क्या कर दोगे, क्रेडिट कर देना। और जो आपकी टीम बी है, ईला वाली, एक्सपेंसेस लॉसेस और एसेट्स वाली, वो जब जब इंक्रीज होगी उसको डेबिट कर देना। जो उसका बैलेंस है, जो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसको वही करोगे तो वो चीज इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे देखो ध्यान से, जब आपकी टीम ए जो है, जब वो आपकी इंक्रीज हो रही है, तो उसको मैंने क्या किया यहां पर, उसको मैंने यहां पे क्रेडिट किया। और जब आपकी टीम बी इंक्रीज हो रही है तो मैंने क्या किया, डेबिट किया। और अगर उसका उल्टा करना है तो उसका उल्टा कर दो। जैसे यहां पे ध्यान से देखो, अगर टीम ए आपकी इंक्रीज हो रही है तो उसका उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। देखो क्रेडिट का उल्टा हमेशा डेबिट होता है और डेबिट का उल्टा हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है।
तो अगर मान लीजिए यहां पर टीम ए इंक्रीज हो रही है तो आपने क्या किया, क्रेडिट किया। तो अगर वो कम हो रही है तो क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। और टीम बी की अगर बात करें, वो हमेशा इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कम होगी तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। बस इतना सा, ये चार चीजें आपको याद रखनी है, दैट्स इट। थोड़ा दिमाग में घुमाओगे, चीजें आपको याद होना शुरू हो जाएंगी। ये सब कुछ समझ में आ गया, आ गया, परफेक्ट। चलो अब हम आगे चलते हैं। अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट, डेबिट और क्रेडिट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग का ये कॉन्सेप्ट कहता है, जैसा मैंने कहा ना कि अकाउंटिंग के दो पैर है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट कहता है, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कहता, प्रकृति का नियम है ये, इट इज लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति का नियम है कि भैया अगर कहीं पर इस दुनिया में धूप है तो कहीं पर छाव भी होगी, सही बात है। इस दुनिया में अगर किसी को दुख है तो किसी को सुख भी तो होगा। इस दुनिया में अगर किसी का खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो किसी की इनकम भी तो हुई होगी। अगर किसी का लॉस हुआ है तो किसी को प्रॉफिट भी तो हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। आपकी पॉकेट से जब स्कूल फीस गई तो आपका एक्सपेंस हुआ, तो स्कूल की इनकम भी तो हुई। अगर मैं मार्केट में जा रहा हूं, मेरी जेब से 100 रुपए नीचे निकले, गिर गए, तो मेरा लॉस हुआ कि नहीं, बोले 100 रुपए का। लेकिन अगर वो 100 रुपए आपको मिल गए तो आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो किसी का एक्सपेंस किसी की इनकम बन जाती है। ये अकाउंट्स के बहुत प्यारे प्यारे स्लोगन्स है कि किसी का एक्सपेंस किसी की इनकम बन जाती है, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट बन जाता है, और किसी की एसेट किसी की लायबिलिटी बन जाती है। ये समझ में आया पूरा आपको। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसके दो इफेक्ट हमेशा होते हैं। जैसे धूप है तो छाव है, एक्सपेंस है तो लॉसेस है या इनकम है। ठीक वैसे ही ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हर चीज के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। ये याद रहेगा, पूरी अकाउंटिंग होती ही इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, ये याद रखना, ठीक है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये फ्रिज दिख रहा होगा आपको ना, फ्रिज है, ओपन कर रखा फ्रिज को हमने। अब जो चीज बताने जा रहा हूं ना, ना तो किसी बुक में मिलेगी और ना ही किसी स्कूल का टीचर इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ध्यान से देखना। आपने एक फ्रिज परचेज किया, भूल जाओ अकाउंटिंग को, बाहर में गई अकाउंटिंग। आप तो मुझे बताओ, आपने फ्रिज परचेज किया, ये फ्रिज जो है वो आपके लिए एसेट है क्या, पक्का, या फिर आपके लिए एक्सपेंस है। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे। कि जो फ्रिज परचेज किया आपने, ये आपके लिए एसेट है कि एक्सपेंस है। खर्चा तो हुआ है ना, एक्सपेंस तो हुआ है। तो उसको मैं एक्सपेंस बोलूं कि एसेट बोलूं, क्या बोलूं, बताओ क्या बोलना चाहिए मुझे। ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ा वाला अकाउंट्स के अंदर, जिसको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अब ये एसेट है कि एक्सपेंस है, इस बात को समझने के लिए अकाउंटिंग का एक रूल आपको और समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मैंने छोड़ दिया फ्रिज को अभी, मैंने ये सस्पेंस छोड़ दिया दिमाग में आपके कि वो एसेट है कि एक्सपेंस है। अभी आऊंगा उस पर वापस से, लेकिन उसको क्लियर करने के पहले ये समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मुझे क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट मुझे कहता है कि आपकी अकाउंटिंग जो है वो 12 महीनों की होती है। देखो, आपके पापा अगर जॉब करते हैं तो उनको सैलरी मंथली बेसिस पे मिलती है, सही बात है क्या। कोई मजदूर है, उसको डेली वेजेस मिलती है, डेली बेसिस पे उसको उसको पैसा मिलता है, सही है कि नहीं है। लेकिन जो हमारी अकाउंटिंग है ना, वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे काम नहीं करती है। हमारी अकाउंटिंग जो 12 मंथ्स के बेसिस पे काम करती है, 1 ईयर के बेसिस पे काम करती है। हम जो कुछ भी बात करेंगे वो 1 साल के रेफरेंस में बात करेंगे कि इस साल क्या हुआ, दैट्स इट। ये समझ में आ गया क्या।
और यही है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम जो पूरी अकाउंटिंग करते हैं वो हम साल भर के हिसाब से करते हैं कि साल भर में हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने लॉसेस हुए, कितने प्रॉफिट्स हुए, कितनी इनकम्स हुई, ये सब कुछ साल भर के हिसाब से होता है। इस पूरे साल भर में हमारी लायबिलिटीज कितनी बढ़ी या कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी बढ़ी या कितनी है, ये सारी बातें साल भर के हिसाब से होती है। लास्ट कितनी थी, इतनी थी, इस साल इतनी हो गई। हम कभी ये नहीं बोलेंगे लास्ट मंथ कितनी थी, इस मंथ कितनी हो गई, नहीं, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स नहीं हो चलती। ये बात समझ में आ गई। और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, उसके पीछे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट काम करता है। क्लियर है। अब जो ये 12 मंथ्स का पीरियड है, तो सर कहां से कहां तक लेना है, कहां से कहां तक लेना है? तो ये दो पीरियड जो है आपके अकाउंटिंग में फेमस है। पहला पीरियड है आपके पास में कैलेंडर ईयर। कौन सा है? कैलेंडर ईयर। और दूसरा जो आपके पास है वो है फाइनेंशियल ईयर। सर फर्क क्या है दोनों के अंदर? फर्क समझ लो। जो आपका कैलेंडर ईयर है ये आपका 1 जनवरी से, रुको मैं इसको ऐसे लिखता हूं, 1 मिनट, ये आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। जो आपका कैलेंडर ईयर है ये आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। तो जब भी वो बोलेगा कैलेंडर ईयर की बात हो रही है तो आपको अकाउंटिंग कब से कब तक काउंट करनी है? 1 जनवरी से लेकर उस बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए 31 दिसंबर तक के आपको देखने होंगे। और दूसरा कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर। और ये हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है हमारा। ये चलता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। सर नॉर्मली कौन सा मार्केट में यूज होता है? ये वाला। ये मार्केट में यूज नहीं होता। कोई 1% कोई ट्रेडर है, मर्चेंट है, बिजनेसमैन, वो उसको यूज करते हैं। बाकी 99% ये यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि हमें अकाउंटिंग जो करनी है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक करनी है। और इस पे पूरे 12 महीने आ गए ना। देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हो गए पूरे 12 मंथ्स, है ना। यहां भी पूरे 12 मंथ्स काउंट होंगे। पीरियड तो 12 महीनों का ही होगा, बट कहां से कहां तक का लेना है वो डिपेंड करेगा। फाइनेंशियल ईयर को यूज करना है कि हमको कैलेंडर ईयर को यूज करना है। क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ना हो, हमें हमेशा फाइनेंशियल ईयर को ही बाय डिफॉल्ट यूज करना होगा। क्लियर है। अब मुझे बताओ कि ये जो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट था इसने क्या बात बोली कि 12 महीनों की हम लोग बात करते हैं, 1 साल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे, जहां मैंने कहा था कि फ्रिज को परचेज करना, फ्रिज को परचेज करना एसेट है कि एक्सपेंस है। अब मैं आपको समझाता हूं ये फर्क। बेटा कोई भी एक्सपेंस, देखो ये भी सब चीजें एक्सपेंस है, एसेट कुछ होती ही नहीं है। मैं अब आपको समझाता हूं, अच्छे से ध्यान रखना अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग। कोई भी जो आपने खर्चा किया, अगर उस खर्चे के, उस एक्सपेंस का बेनिफिट आपको 1 साल से कम वक्त के लिए मिलेगा तो वो एक्सपेंस है। और अगर उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए मिलेगा तो वो एसेट है। सर एग्जांपल देके समझाइए तो समझिए, समझिए, समझिए। आप मुझे एक बात बताओ कि मान लीजिए आपने एक पेन परचेज किया। अब ये पेन जो आपका कितने दिन चलेगा? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना? ऐसा कोई पेन है आपके पास जो पूरे साल भर से ऊपर चलता है? नहीं चलता ना। तो ये आपका एक्सपेंस है, क्योंकि इसका बेनिफिट आप 1 साल से कम वक्त तक ही ले सकते हो। क्लियर है। लेकिन मान लीजिए आपका स्कूल बैग है, आपका स्कूल बैग है जिसको आप 2-3 साल तक यूज करते हो, तो उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो वो आपकी एसेट है। समझ में आ गई बात। आपने 10 रुपए की चॉकलेट खाई, ये एक्सपेंस है कि एसेट है? एक्सपेंस है। क्लियर है। बात समझ में आ गई। लेकिन आपने घर परचेज किया, अभी एसेट है कि एक्सपेंस है? ये एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट जो है आपको 1 साल से ज्यादा वक्त तक मिलेगा। क्या ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि मैं किस चीज को एक्सपेंस कहूंगा और किस चीज को एसेट कहूंगा? ये समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, है ना। तो
और भी कोई आप लोगों के क्वेश्चन, जो लोग इसको यूट्यूब पे भी अगर देख रहे हैं, तो अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। और आप भी अगर क्लासेस को फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, अकाउंट्स क्लासेस को, तो आप लोग इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, चलिए फिर कल मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं।